मजा आ जाएगा। 8 तो बजे गए उठने में, अब लेट हो ही गया है तो फिर थोड़ा और सो ही लेती हूँ। उठ के फिर मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर लूंगी बस। हेलो यार सुन, तूने रिवीजन शुरू कर दिया क्या? रिवीजन तो मैंने 2 दिन पहले ही कर लिया था। हो गया? तो अभी क्या कर रही है? वो एक्चुअली मैं पेपर्स प्रैक्टिस कर रही थी। ओह शिट, पेपर्स भी करने हैं। चल चल बाय। अच्छा सुनो ना, आई हैव अ प्रॉब्लम। वो लास्ट 10 इयर्स के पेपर भी मैंने सॉल्व कर लिया, अब क्या करूँ? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा अभी भी लग रहा है कि कुछ बचा हुआ है, यू नो। मेरी हेल्प भी कोई नहीं कर रहा है। मैंने फेसबुक डीएक्टिवेट कर दिया, मैंने इंस्टाग्राम भी डिलीट कर दिया, व्हाट्सएप भी अब यूज़ नहीं कर रही हूँ। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हाँ यार, अब तो तेरा कुछ हो ही नहीं सकता। बाय। अच्छा सुनो सुनो, मुझे सीटिंग अरेंजमेंट पता चल गया है। ओके, सारे रोल नंबर्स और इवन बैठने वाले हैं। इसका मतलब है कि मी, यू एंड मीरा रोल नंबर 31, 33, 35 एक लाइन में बैठेंगे। मतलब डन, सॉर्टेड। अरे इडियट, विल बी एबल टू चीट। तुम चैप्टर 7 पढ़ लेना, आई एम स्टडिंग चैप्टर 5 एंड मीरा को बोल देंगे कि 6 से वो थोड़ा बहुत जो है वो कर लेगी। उतना तो मैनेज हो ही जाएगा उससे। नहीं, जरूरत ही नहीं है फुल पोर्शन पढ़ने की। मैंने लास्ट 2-3 इयर्स के पेपर्स देखे हैं, सिर्फ इन 3 चैप्टर से आता है, दैट्स इट। हाँ, हो सकता है चैप्टर 8 से थोड़ा सा आए बिकॉज मैम उस पर कुछ ज्यादा ही फोकस मार रही थी। अभी तुम अपने चैप्टर पे फोकस करो, ओके? डोंट वरी, मैं भी सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ने वाली हूँ। शिट यार, कितना लेट हो गया है। पढ़ाई तो होती रहेगी, पहले बैग पैक कर लेती हूँ। 3 जेल पेन्स, 1 बॉल पेन, 2 पेंसिल्स, एक स्केल, रबर, स्टेपलर भी चाहिए होगा, मुझे किसी का स्टेशनरी बोरो नहीं करना है। पेंसिल पाउच रेडी, कंपास बॉक्स, कैलकुलेटर, मेरे नोट्स, वाटर बॉटल भी रखना ही चाहिए। बैग कौन सा ले जाऊं? कुछ भूल ही तो नहीं हूं ना। कल सुबह मुझे रिवीजन करना है, नो टाइम वेस्टिंग। अभी मैं अपना यूनिफॉर्म और शूज रख लेती हूँ अच्छे से। हेलो, अच्छा सुनो, अभी क्या पढ़ रही हो? मंत्र पढ़ रही हूँ, मंत्र। अब तो भगवान ही मुझे बचा सकते हैं। हे भगवान, बस इस बार पास करा दो प्लीज। मैं अगली बार से पक्का प्रॉमिस करती हूँ कि मैं पढ़ूंगी। प्लीज इस बार पास करा दो। जय देव जय मंगल मूर्ति। अच्छा चलिए मैं मन्नत रखती हूँ, इस बार अगर आपने पास करा दिया ना तो मैं आज के बाद टीवी देखूंगी ही नहीं, शॉपिंग भी नहीं जाऊंगी। प्लीज आप इस बार पास करा दो भगवान। जय देव जय देव जय देव जय देव। आज मैं बाल नहीं धोऊंगी। कहते हैं कि एग्जाम के पहले वो हेयर वॉश करोगे ना तो पूरा नॉलेज खत्म हो जाता है। ओह माय गॉड, दिस बुक इज सो फैट। एक दिन में कैसे पढ़ूंगी मैं? काम करती हूँ, रात को अपने पिल्लो के नीचे रख के सो जाऊंगी, फिर वो पूरा नॉलेज ना इम्बाइब हो जाएगा मेरे ब्रेन में। And that's a wrap for today. I know a lot of you students out there are currently giving your board exams or they're coming soon and you're in crazy panic study mode. So for all of you out there, I just want to say all the very best. Don't worry so much because this time will be over before you know it. Believe me. Just give it your best shot, and I'm glad you're taking a break to watch this video. So since you are, let me know what kind of student you are when you're studying, and tell me honestly. Tell me in the comments below. So yeah, if you enjoyed this video, don't forget to subscribe to the channel if you haven't already. Please do like this video and share it with people who you feel will relate to it. I will see you guys next Thursday for some more Nakrabazi, and yes, there's also some very exciting news coming about the channel, so stay tuned. आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं वर्ग भारती भवन फिजिक्स के पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन के अति लघुत्तरीय प्रश्न के क्वेश्चन का सलूशन देने वाला हूं। पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण पर पड़ने वाले एक ही प्रकाश किरण की कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है? तो आंसर हो जाएगा एक परावर्तित किरण। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है? आंसर हो जाएगा अपने लंबवत पथ पर वापस। तीसरा क्वेश्चन है, समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होगा? आंसर हो जाएगा 0। चौथा क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो आंसर हो जाएगा 2।
5वां क्वेश्चन है समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है? तो आंसर हो जाएगा वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, पहला उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष क्या है? अवतल गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष क्या है? तो इसका डिफिनेशन यहाँ से लिख देना है। गोलीय दर्पण में ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण की फोकस की परिभाषा दे। तो अवतल दर्पण की फोकस की परिभाषा यहाँ लिख दी है। फोकस दर्पण का वह बिंदु है जहाँ मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। अगला 9वां क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? तो आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी f बराबर r/2। अगला क्वेश्चन है एक दर्पण का नाम बताएं जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सके। आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए? तो ध्रुव पर या तो P तथा F के बीच। 12 नंबर यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है? आंसर वक्रता केंद्र। 13 नंबर क्वेश्चन वस्तु दूरी U का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है? आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। 14 नंबर 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो इसका संकेत में आंसर दिया हुआ, यही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर अवतल दर्पण से किसी वस्तु दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो, तो आंसर हो जाएगा दर्पण के वक्रता केंद्र पर। किस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो इसमें नहीं हो जाएगा आंसर। किस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो यहाँ हो जाएगा आंसर उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्या एक उत्तल दर्पण किसी वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो आंसर हो जाएगा नहीं। 18 नंबर एक दर्पण की फोकस दूरी f-15 सेंटीमीटर हो तो वह अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण? आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की आवर्धन की परिभाषा दे। तो इसका परिभाषा हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, यानी m बराबर v/u। आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है? तो इसका आंसर पीछे से लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा आवर्धन m का ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है, अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक है, और m का धनात्मक मान आभासी प्रतिबिंब इंगित करता है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी? तो f बराबर r/2 20/2, यहाँ काट देंगे 10 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण के एक उपयोग लिखें। तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर के रूप में होता है। 23 नंबर उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा 16, 32/2 यानी 16 हो जाएगा काट कर। काल्पनिक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ लिखना है काल्पनिक प्रतिबिंब का डिफिनेशन। किसी काल्पनिक प्रतिबिंब यानी किसी काल्पनिक प्रतिबिंब का डिफिनेशन यहाँ से लिख लेंगे। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को ही काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण में आवर्धन m+1 का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर दिए हुए संकेत में। एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता केंद्र C है पर एक किरण AC भी आपतित होती है, यह किरण किस दिशा में परावर्तित होगी? तो आंसर हो जाएगा परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में लौट जाएगी। 27वां नंबर अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखें। तो आंसर हो जाएगा एक हजामती दर्पण और दूसरा लिख लेना है डॉक्टर द्वारा रोगियों के इलाज के लिए दांत कान नाक के इलाज के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है।